पता है 72,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप का कर्जा माफ कर दिया और उसने फिर से 14,000 करोड़ का कर्जा मांग लिया है। और आपको पता होगा कि 1 मिनट में उसका कर्जा माने ये हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, कोई भी बैंक दे देगी। अगर अडानी भाग गया ना इस देश से, खुदा न खास्ता अडानी भाग गया, तो देश की कोई बैंक, रिजर्व बैंक और देश नहीं बचेगा। और भागने में बहुत समय नहीं लगेगा, ये खुद ही उसको क्लीन चिट देके भगा देंगे, क्योंकि सारे पैसे इन्हीं के परिवार में किसी के नाम से हो जाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज अविनाश काकड़े जी से हमारी बात होगी, जो देश भर के बड़े घटनाक्रम पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। नागपुर में रहते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं, आप लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। आज हम काकड़े जी से बात करेंगे। एक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मुफ्त वाले वादे हम नहीं करेंगे। शायद ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने जो मुफ्त में बिजली के ऐलान किए उससे बीजेपी शायद परेशान है। उस पर बात करेंगे कि आखिर उसका क्या मानी है। दूसरे, स्मृति ईरानी की बेटी का एक विवाद छिड़ा हुआ है, जो गोवा में कोई रेस्टोरेंट है और उसमें कहीं कुछ कानूनी खिलाफ वर्जियां हुई हैं, उस पर बात करेंगे। और सरकार ने आखिरकार अफीम का पैदावार जिसके लिए तालिबान मशहूर हैं अफगानिस्तान के, अब वो भारत में पैदा की जाएगी। उसके लिए बाकायदा सरकार ने इजाजत दे दी है बजाज हेल्थ केयर को। और IIT, IIM, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनमें SC ST के एडमिशंस नहीं हुए हैं या कम हुए हैं। वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस सरकार में अक्सर जो बातें मुसलमानों के खिलाफ, जो चीजें भी होती रही हैं, तकरीबन उसी तरह की कुछ चीजें SC ST के खिलाफ भी हो रही हैं। ये एक सबूत के तौर पर हमारे सामने आया है। और भी कुछ इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि मोदी जी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर होने का दावा करते रहे हैं और एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर भी दिल्ली में माने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी। वो फ्री 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली देने की बात करते हैं, पानी फ्री देने की बात करते हैं और देते भी हैं बहुत जगहों पर। हमारे यहाँ दिल्ली में, हम तो चूंकि दिल्ली में रहते हैं तो हम उसके गवाह भी हैं। अब मोदी जी ने कहा कि हम मुफ्त का कोई वादा नहीं करेंगे। इसके क्या मानी है, क्या कुछ देखा आपने, क्या समझा इसके लिए? जी जी जी, मैं ये समझता हूँ, एक संस्कृत सुभाषित है, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो सब प्राणी को स्वयं की भांति आत्मवत देखता है वही पंडित है। और मोदी जी का 8,500 करोड़ का प्लेन है, 12 करोड़ की लग्जरी कार है, 80 लाख का सूट है, 10 लाख का सूट है, 1.5 लाख का चश्मा है, 1,30,000 का पेन है और लाखों का मशरूम है। तो ये जो संस्कृत सुभाषित है, जो संस्कारी, जो हमारे यहाँ की संस्कारी पार्टी है, जिसको संस्कृत बहुत प्रिय है, देववाणी बहुत प्रिय है, उसके ठीक उल्टा कर रहे हैं। ये जो भाजपा के मुफ्त वादे नहीं करेंगे बोला है प्रधानमंत्री जी ने, उसके 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि भाजपा को अब पता है कि जनता रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जगह राम और ज्ञान माफी मांग रहे हैं। उनको रोजी रोटी से कोई मतलब नहीं है, जैसे संविधान से बड़ा कुरान हो गया और महंगाई से बड़ा राम हो गया। ऐसे जो धारणाएं हैं वो बीजेपी को समझ में आ गया है कि अब ये जनता में पेनिट्रेट हो गया है पूरा। दूसरा कारण हो सकता है जनता की जरूरतें पूरी हो गई है, अब अपने मित्रों को ही देना बाकी है, जनता को कोई देने की जरूरत नहीं है। तीसरा कारण हो सकता है पहले मुफ्त के वादे किए, अब लोग बार बार याद दिलाते हैं, आपने ऐसा बोला था, 15 लाख बोला था, 2 करोड़ नौकरियां बोली थी। अब ये इरिटेट हो रहा है, अब इसलिए बोल रहे हैं कि अब मुफ्त के वादे नहीं करेंगे। और चौथा कारण हो सकता है कि जनता महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव जीतने के दूसरे तरीके हम उनको पता हो गए।
इसलिए ये 4 कारणों से भाजपा वाले या मोदी म्हणजे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस तरीके की घोषणा करने की हिम्मत कर सके। चुनाव जीतने के दूसरे रास्ते भी क्या फिर आप वही ईवीएम वाली बहस छेड़ रहे हैं क्या है? क्योंकि इस जो 4 राज्यों में जो कुछ हुआ है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, चूंकि मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, और उसके अलावा भी कई राज्यों से पहली बार ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी वालों को गांवों में एंट्री देने की इजाजत नहीं थी, बाकायदा बोर्ड लगाए हुए थे। ऐसे में भी जब जीत गए तो उसमें फिर ईवीएम पर ही सवाल उठता है। तो क्या आप भी उसी को दोहरा रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं दोहराता, ऐसी बातें मैं नहीं करता। उन्होंने जातिगत पोलराइजेशन यादव के विरोध में सारा ओबीसी खड़ा कर दिया। वो जो मायावती के सपोर्टर है उनके विरोध में सारा एसटी खड़ा कर दिया। ये जो पोलराइजेशन, विभाजन जो करते हैं, जैसा अभी देखा होगा आजमगढ़ का चुनाव मुस्लिम वर्सेस हिंदू कर दिया, और वो जो यहाँ का चुनाव था जहां से यादव के भाई हार गए, अखिलेश यादव के भाई हार गए, वो चुनाव क्या था? तो वो चुनाव था यादव वर्सेस अन्य जातियां। ये पोलराइजेशन बहुत अच्छा करते हैं। फील्ड पे इनके बहुत सारे लोग हैं, हर बूथ पर, हर जगह पर, हर गली में इनके लोग हैं। इनको जब तक फाइट देने के लिए आप गली पर नहीं उतरोगे, आप अपने एक एक गली को नहीं छानोगे, जब तक इनको हरा नहीं सकते, क्योंकि ये झूठा भी प्रचार ढंग से कर देते हैं। अभी कितने झूठे प्रचार किए आपको पता है? किस तरीके से रेवड़ी बांटने का जो प्रचार ये करते हैं, आप बताइए कि इनके मित्रों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। महंगाई पहले डायन हुआ करती थी, मैंने तो सुना था कि महंगाई डायन हुआ करती थी और घर का बजट बिगाड़ती थी। अब महंगाई आत्मविश्वास निर्माण करती है और आत्मनिर्भर देश बना रही है। विकास के लिए महंगाई जरूरी हो गई, और ये प्रचार हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे प्रचारों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये प्रचार करने में बहुत एक्सपर्ट है। प्रचार और प्रसार के इनका जो झूठ वाला मामला है वो इतना ताकतवर है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। आपने दूसरा देखा होगा कि इन्होंने जो जीएसटी बढ़ा दिया, आपको पता होगा कि जीएसटी बढ़ा दिया, किस पे लगा दिया? तो पढ़ने वाले साहित्य पर भी जीएसटी लगा दिया, कर्ड पे जीएसटी लगा दिया, पनीर पे लगा दिया, हनी पे, बटर मिल्क पे, मीट पे, मगर वो फिश और मीट जो है वो एक्सपोर्ट वाले पे नहीं लगा है, उस पे नहीं लगा है। यहाँ जो खाएंगे उस पे लगा है, और वो भी 25 किलो से कम खरीदेंगे उन पे लगा है। किताब कॉपियों पे जीएसटी लगाया है, जो अंग्रेज भी नहीं कर सके थे। ऐसा इन्होंने काम कर दिया। आपको एक छोटा सा इसमें बता देता हूं कि 4 दिनों ये एक रानी प्रथा, वहां ये है, देवी प्रथा है नेपाल में। तो नेपाल में देवी अगर रोती है तो वहां अपशकुन माना जाता है। एक देवी थी वहां, और देवी बहुत छोटी बच्चियां होती है। वो प्रथा को मैं समर्थन नहीं करता, वो प्रथा कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके बाद में वो अविवाहित रहती है और उसके साथ में बाद में जो कुछ होता है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। एक देवी थी चनीरा बज्राचार्य, ये 4 दिन रो रही थी उस वक्त, और उसका परिणाम ये हुआ, लोगों को पता हो गया था कि कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है नेपाल में। वो अपशकुन ये हुआ कि राजा वीरेंद्र का पूरा परिवार उसके ही बेटे ने, दीपेंद्र ने मार दिया, और उसने भी खुदकुशी कर ली, पूरा राज परिवार समाप्त हो गया। वो लड़की एमबीए कर ली अब, और वो आने वाली देवियों को पढ़ाने का काम कर रही है। जहां ये हिंदू का शासन और हिंदू की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो जीएसटी उस पे किताबों पे लगा लिया कि बच्चे पढ़े ना, और उसका परिणाम ये हुआ है कि बच्चों की सारी एजुकेशन, जिस तरीके से इन्होंने बच्चों के एजुकेशन पे मामले किए हैं कि आईआईटी, आईआईएम और बीएचयू में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे बैन हो गए। कितने सारे फैकल्टी में एक भी बच्चा एससी, एसटी, ओबीसी का इन्होंने एडमिट नहीं होने दिया। तो अगर अभी भी नहीं जागते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, तो मरे, अपने जातिगत धंधे करे। जैसे भागवत जी बताते हैं कि जातिगत धंधे करने से ही ये होता है, तो अपने जातिगत धंधे करे और भक्ति करते रहे निरंतर। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब भी अगर नहीं जाग रहे, हर जगह में जहां पतन हो रहा है, सबका पतन हो रहा है। आपको पता है ये हमारे यहाँ 17 लाख टन अरहर का आयात हो रहा है, अरहर की आयात हो रही है। देश के किसानों को प्रमोट नहीं कर रहे, आयात करके देश के किसानों को मटियामेट करने का काम कर रहे हैं।
और अभी किसान के बच्चे, अब भी किसान के बच्चे अगर भक्ति में लीन होंगे, हिंदुत्व लाना चाह रहे होंगे, और हिंदुत्व के पीछे में महंगाई, बेरोजगारी, ये जो हमको मिलने की पढ़ने की सुविधा थी, ये सारा अगर कुछ नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो मरना ही चाहिए इनको। तो ये देखिए बहुत ही गैर मामूली हालत है। एक तो आमतौर पर जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो खुद ऐसी है जिसमें जो बच्चा ना पढ़ना चाहे बहुत आसानी से अपनी सुस्ती से वक्त गुजार सकता है और हर हाल में कोई ना कोई सर्टिफिकेट उसे मिल जाएगा। ग्रेजुएशन के लिए आप एडमिशन लीजिए, 1 साल बाद आपका मूड नहीं है तो एक छोटा सर्टिफिकेट ले जाइए, 2 साल बाद मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, चले जाइए। तो एक तरह से लोगों को शिक्षा से दूर रखने का, जाहिल रखने का एक पूरा प्लान सामने नजर आ रहा है। इसमें SC ST OBC इनके खिलाफ, खासतौर पे मुसलमानों को तो वैसे भी आम तौर पर अच्छे स्कूलों में बच्चों के एडमिशन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा है अब से पहले। अब ये OBC और SC ST के लिए भी ऐसा होने लगा। आखिर क्या कुछ होगा, नतीजा क्या है? नहीं, नतीजा क्या होने वाला है? नतीजा जो पहले था, जो हालत थी, वही हालत होने वाली है। आपको बता दूं कि अंबानी इस देश के डॉलर खर्चा करके पेट्रोल खरीद रहा है, और वो सस्ते में पेट्रोल खरीद रहा है और उसका एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट जो कर रहा है उस पर इतना ज्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा है कि हमारे यहाँ की सारी कंपनियों के पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल का शॉर्टेज हो गया, डीजल का शॉर्टेज हो गया था। 1 जुलाई के पहले की बात आप देख रहे होंगे। वो शॉर्टेज को कम करने के लिए उस पे विंडफॉल टैक्स लगा दिया था, अंबानी पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। अब ये विंडफॉल टैक्स लगाया पूरी ये समझने के बाद कि रुपए का अवमूल्यन कैसे हो रहा है, उसके बाद में अंबानी का फायदा कैसे हो रहा है, और अंबानी के फायदे की वजह से देश को डॉलर की जो खपत हो रही है वो कितनी ज्यादा हो रही है, हमारे कंपनियों को कैसे ज्यादा रुपए में खरीदने का मामला हो रहा है, इससे हमारा देश कैसे लॉस में जा रहा है, इसका सारा समग्र अभ्यास करके इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया था। मगर आपको बता दूं, विंडफॉल टैक्स 1 जुलाई को लगा था और 20 जुलाई को वापस हो गया। कौन सी लोकसभा में पूछा था, कौन से कैबिनेट में डिसीजन हुआ, किसने डिसीजन किया? मुकेश अंबानी ने एक फोन कर दिया अपने नौकर को, और नौकर ने बोल दिया यस सर, यस मालिक, आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा, और वापस ले लिया। आपको दूसरा एक मालिक का ये बताता हूं कि ये तीसरा मालिक है बजाज हेल्थ इंश्योरेंस वाले, हेल्थ केयर वाले, जिनको अफीम की खेती फ्री में करने का, अफीम की खेती करने का खुला परमिट दे दिया। आप ये मुझे बताइए कि अंग्रेज जब यहाँ थे देश में, तो अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए, मादक द्रव्यों की खेती के लिए और शिकार के लिए लाइसेंस बांटे थे। क्या हमारा देश वहीं जा रहा है? मुझे तो लगता है कि हमारा देश वहीं जा रहा है कि जब ये किसान जब करते हैं ना अफीम की खेती, 3-4 राज्यों में करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, गुजरात का कुछ थोड़ा सा इलाका है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, वहां सैटेलाइट से देखा जाता है और उसको लिमिट दी जाती है कि इतनी लिमिट है, इतनी लिमिट से ज्यादा अगर अफीम पैदा करेगा तो तेरे को सरकार को देना पड़ेगा, और कम पैदा हुई तब भी तुझे देना पड़ेगा। वो चिंतित रहते किसान, तो वो चिंतित किसानों के ऊपर सैटेलाइट से निगरानी रखी जाती है कि वो क्या कर रहा है। अब मुझे बताइए कि किसानों की परली पर सैटेलाइट नजर रखती है, किसानों के अफीम पर किसान वो नजर रखती है, मगर पोर्ट पर जब आता है मादक द्रव्य तो उसको सैटेलाइट नहीं पकड़ती है, उसका सैटेलाइट नहीं मिलता है। पुलवामा में RDX उतरता है, उसका सैटेलाइट पिक्चर नहीं मिलता है। तो ये सिलेक्टेड सैटेलाइट पिक्चर जो मिलता है, वो पिक्चर क्या बजाज हेल्थ केयर के लिए मिलेगा? मैंने दावे के साथ बोलता हूं कि नहीं मिलेगा। और ऐसे अनेक उद्योगपति रहेंगे, वो जमीनों पर अफीम पैदा करेंगे। जो खेती, अफीम की खेती अफगानिस्तान इलीगल तरीके से करता था, वो हम लीगल तरीके से करेंगे, क्योंकि हमको चाइना को टक्कर देना है। अरे साहब, चाइना को टक्कर देने की बात तो दूसरी है। ये अब अपने देश में ही नौजवानों को नशे की लत में डाल करके और सियासी सवाल ना कर सकें, वो रास्ता तो नहीं है ये? वही रास्ता है। देखो, इसीलिए तो निर्मला जी कहती है, निर्मला बाई हमारी कहती है कि अंतिम संस्कारों के सामानों पर GST है, अंतिम संस्कारों के सेवा पर GST नहीं है।
जैसा उन्होंने कहा था मैं प्याज नहीं खाती, वैसा ही मुझे सारे सामान अंतिम संस्कार के मुफ्त में मिलेंगे, इसलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, सेवा तो कोई कर ही देगा भक्त। ये गजब तरीके से इकोनॉमी समझाई जा रही है। और गजब तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक भाषण में, मैं वो भाषण आपको भेजता हूं, आप लगवा दीजिए, उन्होंने कहा था कि काम करने की बजाय ये काम तमाम कर रहे देश का। काम करने के बजाय सरकार ने काम तमाम कर दिया है। देश की एकता खतरे में पड़ गई है। राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। नौकरशाही और पुलिस का राजनीतिकरण किया गया है। हर लोकतांत्रिक संस्था का अवमूल्यन हुआ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आई है। जजों के तबादले करने के अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। गवर्नरों को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में प्रयुक्त कर प्रदेशों की चुनी हुई सरकारों का तख्ता उल्टा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर नए अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। विभिन्न मुद्दे उन्होंने चर्चा में लिए थे। ये सरकार कर रही है, उनको पता था कि मोदी की सरकार आएगी और इसी तरीके से बिहेव करेगी, इसलिए उस दृष्टा आदमी ने ये बात पहले ही बोल के चले गए कि सरकारें ऐसी तरीके से चलेगी आगे की। मोदी सरकार ने वो सब कर दिया। इसमें निकलने का कोई रास्ता है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि बीमारी क्या है वो तो बहुत चीजें बहुत तरीके से सामने आ रही हैं। उसका इलाज क्या है, उस पर जब हम आपसे बात करते हैं या दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, फिर बात आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टियां, जो अपोजिशन पार्टियां, वो क्या कर रही हैं। तीसरा, फिर उसी में से सवाल निकलता है कि जब इतना डराया जा रहा है मुसलसल, तो लोग बाहर कैसे निकलें, किसके नेतृत्व में निकलें? तो आपकी नजर में क्या कुछ है? क्या मतलब इफेक्टिव तरीका क्या है, डेमोक्रेटिक तरीका क्या है, कानून के अंदर रहते हुए क्या तरीका है जिससे कि इन मुसीबतों से निकला जा सके? देखो, कोई भी मुसीबत से पार पाना गांधीयन तरीके से ही हो सकता है। पूरी दुनिया में ये प्रूव हो गया, पहली बात। दूसरी बात, उसके लिए नेतृत्व कहीं होने की, देखो 1942 का जो आंदोलन था, जिस आंदोलन में बता दिया गया था करो या मरो, ये बोलने के बाद अंग्रेजों ने सारे नेताओं को कैद कर लिया था। आपके जानकारी के बता दूं, सारे जितने बचे हुए थे जनता, वो अपना नेतृत्व खुद करने लग गई थी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को दुर्घटना में, मतलब उनको जहर दे के मारा गया या मर गए, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो मारे गए। उसके बाद में संभाजी राजे भी इसी तरीके से मारे गए। और तारा रानी ने 20-22 साल 27 साल तक औरंगजेब से लोहा लिया। नेतृत्व महत्वपूर्ण नहीं होता है जहां तक विचार महत्वपूर्ण होते। ये समझाने की जरूरत है। ये जो बोला जा रहा है कि हमको क्लीन चिट मिल जाती है, भाई कैसे क्लीन चिट मिलती है बता देता हूं मैं आपको, किस तरीके से क्लीन चिट होती है। क्लीन चिट का हिट फार्मूला है कि मोदी जी को, जिसमें गुलबर्गा सोसाइटी में नरसंहार और हरेन पांडे मामले में मोदी जी को क्लीन चिट मिली, उसका जो था प्रमुख जिसने क्लीन चिट दिया, वो एनआईए का प्रमुख बन गया। दूसरी क्लीन चिट मिली है आर के राघवन ने दिया था, गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया, वो साइप्रस के हाई कमिश्नर बन गए। तीसरी क्लीन चिट है केवी चौधरी जी ने दिया था, सहारा बिरला मामले में मोदी और अन्य भाजपा को नेताओं को क्लीन चिट दी थी, वो मुख्य सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। चौथी क्लीन चिट दी थी जस्टिस सुनील गौर जी ने दी थी, पी चिदम्बरम के गिरफ्तारी का रास्ता साफ किया था, वो पीएमएलए के अध्यक्ष हो गए हैं। पांचवी क्लीन चिट दिया था सत्य शिवम ने, जिसने तुलसी प्रजापति फर्जी मुखभेड़ में अमित शाह पर एफआईआर रद्द की थी, वो केरल के राज्यपाल बन गए हैं। उसके बाद में जस्टिस अभी बन गए थे, अभी तो नहीं है, अभी दूसरे बदल गए हैं, मगर बन गए थे, गवर्नर बन गए थे। छठवीं क्लीन चिट है जस्टिस यूयू ललित ने दी थी, अभी जो जस्टिस है यूयू ललित, उन्होंने दी थी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमित शाह के वकील थे और उन्होंने हमको छुड़वा दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट के जज है। ये कैसा होता है, इसका प्रचार नहीं होता। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सारा मोदी मीडिया, अब गोदी से भी ज्यादा ऊपर हो गया है, मोदी मीडिया सच्चाई सामने नहीं लाती। आप जैसे लोगों की जरूरत है कि जो सच्चाई सामने लाए। सच्चाई सामने लागो को, लोगों को सच्चाई समझ में आ जाए ना एक बार, तो विद्रोह कर जरूर उठेंगे। जैसा आईआईटी की सच्चाई हमने बता दिए, जैसे क्लीन सीट की सच्चाई बता दिए, जैसे जीएसटी की सच्चाई हमने बता दिए। भाई अब अमर
अमर के लिए पनीर दूध दही नहीं ये हो गया, महंगा हो गया, मगर अब्दुल के लिए गोश्त महंगा नहीं हुआ ना। अब ये समझाने की जरूरत है कि हिंदू मुसलमानों मत करो अभी। अब साले तुम मर रहे हो जिसके तुमने मुसलमानों की बुद्धि ठिकाने लाना था, ला लिया हमने। अकल ठिकाने आ गई है मुसलमानों की। अब अकल वो मुसलमान पानी मांगने लग गया है, ऐसा इनको लगता है, भक्तों को लगता है। तो वो तो पहले भी पंचर बना रहा था, अब भी पंचर बना रहे। पहले 10 रुपए में बनाता, 50 रुपए में बनाता है, उसका कोई टेढ़ा नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। गाड़ी तो तुम्हारी बिक गई, पहले कार का बनाते थे, बाद में स्कूटर का बनाने लग गए, अब साइकिल बना रहे हो। भैया होश की दवा करो। और ये होश की दवा जब तक देश पिएगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। आपको पता है 72,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप का कर्जा माफ कर दिया, और उसने फिर से 14,000 करोड़ का कर्जा मांग लिया है। और आपको पता होगा कि 1 मिनट में उसका कर्जा माने ये हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, कोई भी बैंक दे देगी। अगर अडानी भाग गया ना इस देश से, खुदा न खास्ता अडानी भाग गया, तो देश की कोई बैंक, रिजर्व बैंक और देश नहीं बचेगा। और भागने में बहुत समय नहीं लगेगा, ये खुद ही उसको क्लीन चिट देके भगा देंगे, क्योंकि सारे पैसे इन्हीं के परिवार में किसी के नाम से हो जाएंगे। आपको पता है शेयर क्या है, किस तरीके से अच्छा, आपने एक बात बताई कि साहब मुसलमानों की तो अकल ठीक हो गई और ऐसा ये समझ रहे हैं। अभी एक वीडियो आई है, लुलू माल वाली जो वीडियो आई थी, उस पर तो बहुत कुछ चर्चा हो चुकी, लेकिन गोरखपुर से एक वीडियो आई है। एक बुजुर्ग जुमे की नमाज में जाने की कोशिश कर रहा है, मस्जिद की तलाश है, फिर उसे नमाज का टाइम हो गया तो वो किसी अधिकारी के घर के पास कहीं साफ सुथरी जगह देख करके उसने नमाज पढ़ ली, 2-4-5 मिनट में जो भी लगाया होगा उसने। अब उसको कुछ लोग अंधभक्त किस्म के लोग पकड़ते हैं और ये कहते हैं तौबा करो, जमाना बदल गया, टाइम बदल गया। तो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने मजहब पर चलने की, अपने मजहब के प्रचार की, ये सारी इजाजतें सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। क्या क्या किस तरह से, चूंकि नमाज पढ़ना या पूजा करना या पब्लिक प्लेसेस पर, स्टेशनों पर इधर उधर बहुत से होती रही हैं और कभी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? अभी ये नमाज पढ़ के पब्लिक से तौबा मांगो, ये अजीब सी एक कहानी नई नजर आई। मैं क्या बोल रहा हूं कि हम रोजगार पे बात नहीं कर सकते, हम बेकारी पे बात नहीं कर सकते, हम महंगाई पर बात नहीं कर सकते, हम देश की सुव्यवस्था पर बात नहीं कर सकते। हमें हिंदू मुसलमान पर ही तो बात करनी पड़ेगी। और कौन सी बात है? हमारे पास चर्चा का विषय क्या है? हमारे पास गाय गोबर चर्चा का विषय रह गया, ज्ञानवापी और ताजमहल चर्चा का विषय रह गया, राम मंदिर चर्चा का विषय रह गया, हिंदू मुसलमान चर्चा का विषय रह गया, तीस्ता सेटलवाट चर्चा का विषय रह गया। हमारे पास में चर्चा के विषय क्या है? यही है ना, चर्चा के विषय दूसरे नहीं है। ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि चर्चा उस पर की जाए। आप बताइए कि शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को कि एक तरफ वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, और जब इन्वेस्टमेंट आती 2000 करोड़ की, तो उसमें जाके नमाज का और घंटा बजाने का हम ये एक आंदोलन चला देते हैं। अब कौन आएगा दूसरा तुम्हारे यहाँ? भाई उनका काम, सरकार का काम है क्या? मंदिर बनाना सरकार का काम है क्या? मस्जिद चलाना, मस्जिद बनाना सरकार का काम है क्या? धार्मिक प्रबंधन करना सरकार का काम है क्या? ये काम तो जनता है, जनता अपनी तरीके से करे ना। मगर ये सरकार, क्योंकि कुछ नहीं करना है, दूसरे पे चर्चा नहीं करना है, इनको अंतिम संस्कारों के सामानों पर चर्चा नहीं करनी है, इनको बच्चों के दूध पर चर्चा नहीं करनी है, इसलिए ये चर्चा फिर नमाज पर करेंगे, फिर ये ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसमें इनको देना कुछ नहीं, खाली विवाद पैदा करना है, बवाल खड़े करना है। तो अंतिम संस्कार पर भी टैक्स लग गया, बच्चों की तालीम के सामान पर भी जीएसटी लग गया। अब बचा क्या? अब क्या कुछ बचा जो लुटने के लिए बाकी रह गया है? ये वेलफेयर स्टेट का जो एक कॉन्सेप्ट था और डेमोक्रेसी में बाकायदा हेल्थ और एजुकेशन, उसके लिए फ्री देने का प्रावधान रहा है और पब्लिक के पैसे से ही होता रहा, सरकार को अपनी जेब से नहीं देती। आखिर ये पैसा सारा जब बाहर चला जाता रहेगा तो फिर यही होगा ना। अगर क्या कुछ होगा इससे ज्यादा? आप लोग भूल जाते हो, उन्होंने बोला था मैं फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा।
वो उसकी बात की वाली थी कि आपको भी नागा साधु बना के जाऊंगा। अब अंडरवेयर बची है, उसको जब छीन लेंगे तो हम भी पूर्ण रूप से फकीर हो जाएंगे, नागा साधु हो जाएंगे। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं ना हम तो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। झोले से पहले, ट्रंक में माल पहले चला जाएगा, झोला आखिर में दिखाने के लिए रहेगा क्या? तो चले गया, वो तो चले गया, उसकी कोई बात नहीं है। वो तो राष्ट्रहित में चला गया, राष्ट्रहित होना चाहिए। वो तो इनकी सबको ट्रंक भर गई। नोटबंदी के बाद में आरएसएस के कितने लोगों के पास में कितना पैसा हो गया। अब ईडी तो ये नहीं देखेगा ना। आपको पता है कि ईडी 300 करोड़ की केस की ये कर रहा था, इंक्वायरी कर रहा था एकनाथ शिंदे जी की। आपको पता है नारायण रानी जी की इंक्वायरी चल रही थी, कृपा शंकर जी की चल रही थी। वो एक सांसद है पटनायक, पटवर्धन क्या पटनायक क्या नाम है थाने के, उन पे चल रही थी 165 करोड़ 85 करोड़ की इंक्वायरी चल रही थी। अब ईडी कहाँ है? आपको उस दिन मैंने बताया था कि 1579 केस 69 केस रजिस्टर्ड हुए थे, उसमें से 9 केस कोर्ट तक पहुंचे। 1560 केस तो सत्ता बदल के लिए उपयोग हुआ ना। अब ये क्यों नहीं समझते? भूल जाते हो आप लोग। इसको मत भूलिए कि ईडी बीडी सीडी सत्ता लानी है। इसको तो अब तकरीबन क्या ये तय हो चुका हालात के मुताबिक, अभी जब तक अगर कोई उस तरह से खड़ा ना हो जिस तरह से आपने कहा कि गांधीवादी रास्ते से ही मसाइल हल हो सकते हैं, अगर ऐसा ना हो जैसे हालात नजर भी आ रहे हैं, लोगों में हिम्मत टूटती जा रही है। अभी नहीं होगा जब तक कृषि किसान के हाथ में है, नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा विद्रोह तब होता है जब किसी का बेटा भूखा रहता है। वो बेटे के पेट भरने के लिए माँ हो या वो उसका बाप हो, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। किसान अभी पैदा कर रहा है, किसानों के ऊपर अभी माया जाल और मोहजाल है। उनको लगता है हमने पैदा किए बिना देश कैसे बचेगा। ये अन्नदाता बने हुए हैं, ये मर रहे, रोज मर रहे, आत्महत्या करके मर रहे, मगर ये दाता बने हुए हैं। ये व्यापारी जब बन जाएंगे ना, अनाज के व्यापारी जब बन जाएंगे, उत्पादक बन जाएंगे, उस दिन ये देश के होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये जल्दी होने वाला है। देखो आप किसानों के नेता हैं, अब ये बताइए कि जिस तरह से किसान आंदोलन दिल्ली और उसके आसपास चला, लंबे अरसे तक चला, कानून वापस होने की भी घोषणा हो गई, एमएसपी अभी तक नहीं आया, और ऐसा लग रहा है कि किसान भी ठंडे होकर के बैठ गए। किसान नहीं है, एमएसपी की कमेटी निश्चित हो गई, उसमें किसान नहीं है। हाँ, उसमें किसान नहीं है, तो वो फिर क्या वो जो आंदोलन की हवा थी वो निकल गई? क्या वो उस आंदोलन का कोई फायदा नहीं हुआ? क्या उस आंदोलन में फिर से गर्मी आएगी? क्या कुछ है? किसान अब अपने नेताओं से खुश बैठा हुआ घर पे या नाराज बैठा हुआ है? नहीं, नाराज भी नहीं है, खुश भी नहीं है। वो राह देख रहे हैं कि हमने तो लड़ाई लड़ लिए थे। अब इन्होंने ना तो शिक्षा की लड़ाई लड़ी है शहर वालियों ने, ना उसमें उन्होंने लेबर का जो कानून है या काम का कानून है उसकी लड़ाई लड़ी है, ना किसी बात की लड़ाई ये खुद नहीं लड़ रहे। तो क्या सब हमारे कंधे पर रख के ही करोगे? जब हमारे विरोध में होना शुरू हो गया है तो हम उसका विरोध करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल। और हम रास्ता भी दिखाएंगे आप सबको। हमने लड़ाई का रास्ता दिखाया, हमने कैसे लड़ना चाहिए और तानाशाह कैसे झुक जाते हैं ये भी दिखा दिया। तानाशाह झुक गया था। देखो, सीएनए और एनआरसी की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई जब गांधीवादी मार्ग से चली थी, अगर कोरोना नहीं आता तो उसमें भी सरकार झुक गई थी। आपको ये बिल्कुल ध्यान में, दिमाग में रखना चाहिए इस देश को कि जब जब लड़ाई शांतिपूर्ण हम करते हैं और इस सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, जब जब सरकारें झुकती है, किसी की भी सरकार हो। ये जो जीएसटी वाला कानून है, इसमें सारी पार्टियां सम्मिलित है। आप बताइए कि हर को चाहिए 14% इंक्रीज चाहिए, सबको, सब राज्यों को। उसमें केजरीवाल भी शामिल है, उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया 14% इंक्रीज का। बाहर आके चिल्लाएंगे जीएसटी के बारे में। जैसे कांग्रेस के राज है, गहलोत जी होंगे या दूसरे होंगे, उन्होंने विरोध नहीं किया, नवीन पटनायक ने विरोध नहीं किया, जिसको शेरनी कहते हो उसने भी विरोध नहीं किया। सारी लिमिटेड कंपनियां एक दूसरे का हित देख रही है। जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये आपका भला नहीं कर सकते। ये गलत ट्रैप में फंस गई है सारी पार्टियां। पैसे से मतदान, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा,
ये जो ट्रैप में फंस गई है उससे निकालने का काम ये जनता कर सकती है। जनता को इसको बड़ा झटका देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे विवाद शुरू होंगे, छोटे छोटे विवाद शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी का बेटी का वहां जो है रेस्टोरेंट है चिली सोल्स नाम का, अब वो उनके लोग बोल रहे हैं कि वो भाई मैं बेटी का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो राजनीति में नहीं है, इसलिए उसका नाम, क्योंकि वो उसका जवाब नहीं देंगी, उसकी माँ देंगी, मगर हम नहीं नाम लेंगे। मगर हम सोनिया जी की बीमारी पर भी कमेंट्स करेंगे, उद्धव ठाकरे की बीमारी पर भी कमेंट्स करेंगे। वो हमारे यहाँ की अमृता मामी है, एक सीएम की बीबी, अभी डिप्टी सीएम की बीबी, वो किसी पे भी कुछ भी बोलेगी। कंगना रनावत नाम की कोरोना माता है, वो भी कुछ भी बोलेगी, सारी फ्री हैंड इन्हीं को दिया हुआ है। ये संस्कृति वाले और संस्कार वाले लोग हैं, हम नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, उनका नाम नहीं बोलूंगा। मगर एक फूड ब्लॉगर ने उनका इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बातें रखी थी कि मैं कैसे चला रही हूँ कैसे, और उनकी माता जी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने अपने बेटी पर प्राउड फील किया था। और अभी ये बेटी के इसमें अब नोटिस दे रही है, 4-3 नेताओं को नोटिस दे दिया कांग्रेस के, जिन्होंने उनका नाम घसीटा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अकालियों को ठग लिया, शिवसेना को ठग लिया, वो जो यहाँ की एआईडीएमके है उनको ठग लिया, नीतीश कुमार की बारी है और ममता बनर्जी अब आने वाली है। जी, देखो तो 20 करोड़ रुपए उनके इसमें रेट डाल के मिल गए, ठीक है। वहां अभी एकल पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है, उसको बदनाम कर दिया, बहुत खुश हो रहे थे हमारे लोग। मैं उस वक्त भी बोला था कि वहां इंस्टीट्यूशनल पार्टियां समाप्त हो गई है। तो जब एक व्यक्ति को बदनाम किया जाएगा या उस व्यक्ति को हरास किया जाएगा, हराया जाएगा, तो दूसरी इंस्टीट्यूशनल पार्टी वहां आएगी। अब अगर नेक्स्ट आएगी वहां तो बीजेपी आएगी। ये जिसको नहीं समझ रहा था, जो उत्सव मना रहे थे, समझ लो कि जनता को एजुकेटेड करने की जरूरत है, जनता को समझाने की जरूरत है। जब हमारे नेता ही नहीं समझते तो जनता कैसे समझेगी? तो जनता को सेल्फ इसमें एजुकेशन करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। सोशल मीडिया पे और ज्यादा लंबी बात हम नहीं कर सकते, फिर अगले हफ्ते आपसे फिर बातें होंगी, लेकिन आपने कई चीजें जी। छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारा जो इनकम हो रहा है उसमें 18% हम कर्जे का जो रिपेमेंट करते हैं उसमें खर्चा हो रहा है। ये पहले से दुगना है, क्योंकि कर्जा भी हमारा दुगना हो गया है। और विकास पुरुष ने वो कर्जा इतना लाद दिया है देश पर कि कमर टूट गई है। हर चीज हम बेचने पर उतारू है। उन्होंने क्या बनाया था ये पूछ पूछ के हम सारी चीजें बेच रहे हैं। और जब बेचते हैं तब 100 रुपए की चीज 5 रुपए में दे देते हैं। दूसरी तरफ अपने दोस्तों को पैसा लेकर के भागने का भी रास्ता देते हैं, तो फिर कर्जा तो बढ़ेगा, फिर क्या होगा? कौन सी ऐसी बात है? 89% जब हमारे यहाँ सब लफड़े चल रहे थे, 89% गत वर्ष से 89% ज्यादा क्रूड ऑयल हमने खरीदा। किसने खरीदा? अंबानी ने खरीदा। कहां बेचा? तो यूरोप को बेचा, जहां वो रशिया डायरेक्ट नहीं दे सकता था उसको बेचा। फायदा किसको हुआ? अंबानी जी को हुआ। देश का क्या हुआ? तो 100 अरब डॉलर डूब गए। हमारा पहले जो था, जो स्टॉक था हमारा फॉरेन फंड का, वो 642 अरब डॉलर था, अब 580 बचा है। और इसके लिए और ये बैलेंस साधने के लिए 100 अरब डॉलर करेंगे। ऐसे हमारे आदरणीय शक्तिकांत दास जी, जो हमारे ये है रेवेन्यू रिजर्व बैंक के गवर्नर, उन्होंने बोल दिया, क्योंकि उनको हिस्ट्री पता है। निर्मला सीतारमन को भी अर्थशास्त्र पता नहीं है, मगर अर्थशास्त्र नहीं, सारे शास्त्र का ज्ञाता हमारा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है उनको पता नहीं है। उनकी हर व्याख्या हिंदू मुसलमान से शुरू होती है, विभाजन से शुरू होती है, और वही उनके पास का सोल्यूशन है। और उनकी सरकार में कई गवर्नर आए और चले गए, ये भी चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये सीधी सीधी बात है। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने अभी जो हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हुई है, उनको बधाई देता हूं। जैसा उन्होंने झारखंड में अपनी रीढ़ सीधी करके दिखाया था, वैसी रीढ़ सीधी करके मोदी जी को दिखाए, ये अपेक्षा करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। अब समय नहीं रहा है, जितनी बातें कहनी थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से
अविनाश काकड़े जी ने कही हैं, और खास तौर पर मुफ्त के वादे सरकार नहीं करेगी, ये सब अब झुंझला रही है बीजेपी। आपने कहा कि अब वादे करके बिला वजह अपने आप को फंसाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वादे भी करना अब छोड़ दो, हमारे पास दूसरे रास्ते इलेक्शन जीतने के हैं, जनता ही रास्ता बना सकती है और जनता नेता का इंतजार ना करे, ये मशवरा है अविनाश काकड़े जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।